नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एडोस्पेयर चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल में आर्थिक भौतिक जीवन। बच्चे, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि पार्ट 5 ऋग्वेदिक संस्कृति के ऊपर है। बच्चे, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे देख लीजिए, नहीं तो इसको देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ऋग्वेदिक काल में जो आर्य थे उनका आर्थिक भौतिक जीवन कैसा था। बच्चे, अब बात करते हैं ऋग्वेदिक काल में। बच्चे, जो आप जानते हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो था, कृषि की तुलना में पशुपालन का महत्व अधिक था। बच्चे, कृषि का कोई महत्व नहीं था उस समय आर्यों के जीवन में, है ना। और पशुपालन का महत्व जो है ज़्यादा हुआ करता था। बच्चे, अगर बात करें तो ऋग्वेद आर्य जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, यानी घुमंतु टाइप के थे बात करें तो, यानी परमणशील थे और युद्धरत हुआ करते थे, है ना, युद्धरत थे। ऋग्वेद आर्य जो थे बच्चे, उनकी दो विशेषताएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो पशुचारण, पशुओं को पालते थे, दूसरा युद्ध करना, ठीक है बच्चे। अगर बात करें तो ऋग्वेदिक काल में जो है युद्ध का कारण क्या था बच्चे? युद्ध का कारण गाय थी, है ना। ऋग्वेद में जो बच्चे गाय शब्द का उल्लेख हुआ है 176 बार हुआ है। कितना हुआ है? 176 बार देखने को मिलता है ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख। बच्चे, अगर बात करें तो गाय ही संपत्ति की इकाई थी, यानी प्रॉपर्टी की इकाई थी। बच्चे, ये समझा जाता था कि जिसके पास जितनी गाय होगी वो उतना धनी होगा, अर्थात संपत्ति की गणना जो है गाय की संख्या पर की जाती थी। किसकी? गाय की संख्या पर की जाती थी। भली भांति आप इस चीज़ को समझ रहे होगे बच्चे। अगर बात करें तो ऋग्वेद में बच्चे क्या है कि ऋग्वेद में संपत्ति को रई कहा गया। क्या कहा गया? रई कहा गया। बच्चे, याद रखना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि संपत्ति को ऋग्वेद में क्या कहा गया? रई कहा गया। क्या कहा गया बच्चे? रई कहा गया। अर्थात ऋग्वेदिक काल, यानी ऋग्वेदिक काल रई गाय जो थी वो गाय थी बच्चे। क्या थी? गाय थी। अगर गाय दक्षिणा की वस्तु हुआ करती थी, गाय दक्षिणा की वस्तु होती थी बच्चे। क्या होती थी? गाय क्या होती थी? दक्षिणा की वस्तु समझी जाती थी। और ऋग्वेद में बच्चे युद्ध के प्राय के लिए कविष्टि, यानी युद्ध के प्राय के लिए बच्चे कविष्टि शब्द का उल्लेख हुआ। बच्चे, कविष्टि शब्द का उल्लेख क्या होता है? यानी कविष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है? गाय की अन्वेषणा। बच्चे, अन्वेषणा, गाय की खोज, है ना। गाय की खोज, यानी कवष्टि शब्द का अर्थ होता है बच्चे गाय की अन्वेषणा, मतलब गाय की खोज। ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा गया है बच्चे। पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में अगन्या किसको कहा गया है, तो बच्चे गाय को कहा गया है। अगन्या का क्या अर्थ होता है बच्चे? ना मारने योग्य। क्या होता है? ना मारने योग्य। बच्चे, अगर बात करें तो ऋग्वेद में एक पड़ी नामक व्यापारी का उल्लेख हुआ है। क्या हुआ है? एक पड़ी नामक व्यापारी का उल्लेख देखने को मिलता है। पड़ी मतलब क्या होता है बच्चे? पड़ी व्यापारी होते थे, लेकिन गाय की चोरी भी ये करते थे। साथ ही साथ ये व्यापारी और गाय की चोरी भी करते थे। बताओ, व्यापारी तो थे, साथ ही साथ ये क्या करते थे? गाय की चोरी करते थे। बच्चे, अगर बात करें तो ऋग्वेद में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं हुआ। बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं हुआ। बच्चे, अगर बात करें ऋग्वेदिक आर्य, बच्चे क्या आता है कि ऋग्वेदिक आर्य के लिए गाय के बाद दूसरी महत्वपूर्ण पशु क्या थी? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। बच्चे, एक चीज़ और बता दूं, जो ये बड़ी नामक जो व्यापारी हुआ करते थे ये बहुत ज़्यादा धनी हुआ करते थे ऋग्वेदिक काल में, है ना। अगर आगे की बात करें बच्चे तो ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख 176 बार हुआ है। मैंने बता दिया था पहले ही, है ना। ऋग्वेद में बच्चे कृषि का जो धंधा था कोड माना जाता था, यानी कोड समझा जाता था। ऋग्वेद में 24 श्लोकों में से कृषि का ही यानी 24 श्लोकों में ही उल्लेख मिलता है कृषि का, ठीक है। कितने? 24 श्लोकों में ही कृषि का उल्लेख देखने को मिलता है बच्चे ऋग्वेद में, है ना। अगर बात करें बच्चे ऋग्वेद में कृषि के संबंध में कुछ शब्दों का उल्लेख मिलता है, जैसे इस प्रकार है। अगर बात करें ऋग्वेद में उर्वरा भूमि का अर्थ होता है बच्चे उपजाऊ भूमि। क्या होता है? उर्वरा भूमि का क्या अर्थ होता है? उपजाऊ भूमि। ऊसर भूमि, ऊसर भूमि को किल्ले कहा गया बच्चे। क्या कहा गया? किल्ले कहा गया। हल को लांगल कहा गया ऋग्वेद में बच्चे, हल को लांगल कहा गया है। अगर बात करें ऋग्वेद में बैल को वृक्क कहा गया, यानी वृक्क कहा गया। क्या कहा गया है? वृक्क कहा गया बच्चे बैल को। अब बात करें सगम, सगम और करिस का प्रयोग जो है खाद के लिए किया गया है। सगम और करिस का प्रयोग किसके लिए किया गया बच्चे? खाद के लिए किया गया है। ये करिस शब्द का प्रयोग जो है सगम और करिस शब्द का प्रयोग जो है खाद के लिए किया गया है। खाद क्या है बच्चे? गोबर की खाद होती थी, आज भी उसे इस्तेमाल करते हैं। उर्दर शब्द का इस्तेमाल बच्चे अनाज नापने वाला बर्तन हुआ करता था, उसे उर्दर कहते थे। क्या कहते थे? उर्दर कहते थे बच्चे। इस चीज़ को आप भली भांति समझ रहे होगे बच्चे। अगर बात करें आगे की तो ऋग्वेद में बच्चे केवल एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम क्या है बच्चे? यव। ऋग्वेद में उसे यव कहते हैं। एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है, उसका नाम क्या है बच्चे? यव है ना।
अगर बच्चे अगर बात करें तो ऋग्वेद में चावल और गेहूं का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, याद रहे। अगर बात करें उद्योग धंधे बच्चे बात करें तो सीमित शब्दी उद्योग धंधे के मिलते हैं हमें, सीमित शब्दी लिमिट में मिलते हैं शब्द, है ना। अब बात करें ऋग्वेद में बच्चे बड़े के लिए दक्षिण शब्द का प्रयोग हुआ है, बड़े के लिए क्या हुआ है, दक्षिण शब्द का प्रयोग हुआ है। बात करें बच्चे ऋग्वेद में कर्मार शब्द का प्रयोग हुआ है धातु कर्मी, बच्चे धातु कर्मी के लिए किया गया है। बात करें आगे तो ऋग्वेद में बच्चे सोना वाला सोना नहीं जो नींद की तरह सो जाते हैं, नहीं बच्चे, जो मटेरियल जो होता है, पदार्थ होता है सोना, यानी सोने के लिए हिरण्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तांबे और कांसे को आयस कहा गया, क्या कहा गया है बच्चे, तांबे और कांसे को क्या कहा गया, आयस कहा गया ऋग्वेद में, है ना बच्चे। अगर आगे की बात करें तो ऋग्वेद में सिंधु नदी को सिंधु नदी को क्या कहा गया है बच्चे, हिरण्य कहा गया है बच्चे, क्या कहा गया, हिरण्य कहा गया है। सिंधु नदी को क्या कहा गया है, हिरण्य कहा गया है। क्योंकि सिंधु नदी को हिरण्य क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ऋग्वेद आर्य जो थे, ऋग्वेदिक जो आर्य थे सिंधु नदी से क्या प्राप्त करते थे, सोना प्राप्त करते थे, इसलिए इस नदी को क्या कहते थे बच्चे, हिरण्य कहते थे। इस चीज़ को आप भलीभांति समझ रहे होंगे बच्चे। आगे चलते हैं और ये लास्ट पेज रहने वाला है, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ये सोचो, ठीक है। तो ऋग्वेद में बच्चे लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं हुआ है बच्चे, किस चीज़ का, लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं हुआ है ऋग्वेद में बच्चे। अगर व्यापार से रिलेटेड कुछ बात करें तो व्यापार यानी ऋग्वेद जो आ रहे थे वस्तु विनिमय, यानी वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु लेना, यानी अनाज को देना, गेहूं को देना और चावल को लेना, इस तरह से समझो वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु की बदले एक वस्तु को देना, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था बच्चे, मुद्रा का मतलब पैसे का प्रचलन नहीं था, जिस कारण जो है व्यापार का अधिक जो महत्व नहीं था। जो व्यापार का अधिक महत्व कब होता है, जब मुद्रा का प्रचलन होता है, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो अधिक व्यापार का महत्व नहीं था बच्चे, है ना। जो भी व्यापार होता था बच्चों वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी वस्तु पर यानी एक्सचेंज थिंग पर, यानी एक्सचेंज वस्तु पर आधारित था, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु लेना। वस्तु विनिमय के लिए खास तौर पर गाय का प्रयोग होता था बच्चे, किस चीज़ का, गाय का प्रयोग होता था। अगर बात करें ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था बच्चे, ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था क्या थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था क्या थी, ग्रामीण ना कि शहरी। ऋग्वेदिक जो काल था, पड़े नामक जो व्यापारी हुआ करते थे बच्चे, इनसे काफ़ी डरते थे लोग, क्यों, क्योंकि गाय की चोरी करते थे। दूसरा ये जो है पशु के मामले में बहुत ज़्यादा धनी हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे बच्चे। अगर बात करें तो ऋग्वेद में बच्चे क्या होता है, ऋग्वेद में बेगनाट यानी बेगनाट एक शब्द का उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चे, सूदकोर अर्थ होता है ना, याद रखना, सूदकोर थे। सूदकोर क्या करते थे, लोगों को ऋण देकर क्या लेते थे, बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करते थे, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ब्याज वसूला करते थे, लिया करते थे, है ना। अगर निश्चित रूप से अगर बात करें तो बच्चे ना ऋण मुद्रा के रूप में थी और ना ब्याज मुद्रा के रूप में थी, ठीक है। अगर बात करें तो ऋण मतलब ब्याज जो है वस्तु के रूप में होती थी। ऋग्वेदिक काल में जो है मुद्रा नहीं होने के कारण बच्चे कर रोपण प्रणाली जो थी संभव नहीं थी। राजा को लोगों द्वारा स्वेच्छा से उपहार दिया जाता था, जिसे हम बलि कहते हैं बच्चे। तो बच्चे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आज हमारा कंप्लीट हुआ है ऋग्वेदिक काल आर्थिक भौतिक जीवन के बारे में हम पढ़ चुके हैं बच्चे, है ना। और बच्चे आज जो है एक टॉपिक ख़त्म होता है, पूरा पार्ट 6 यानी ऋग्वेदिक काल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, है ना। और यही आज की लास्ट वीडियो होती है, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चे, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद बच्चे।